स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप दोस्तों यदि वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीक करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप दूर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है इस वीडियो में। दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होने वाला है अगले साल। अभी दोस्तों जो कैट कोर्ट का जबलपुर का दोस्तों स्टेटमेंट आया था कि आप इसको रद्द करके आप नए तरीके से हॉरिजॉन्टल आरक्षण को दीजिए हर कैटेगरी में 20% उसके खिलाफ दोस्तों रेलवे गई है हाई कोर्ट में। उसका भी क्या केस है, क्या पेंडिंग है, सब कुछ दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा कि डीओपीटी क्या होता है। दोस्तों डीओपीटी अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डीओपीटी वो चीज़ है कि ये गाइडलाइंस सभी विभाग में जारी करता है, कैसे करनी है भर्तियां, सब कुछ दोस्तों डीओपीटी ही अपना स्टेटमेंट देता है। उसके बाद इसमें आरक्षण के प्रकार बताएंगे। हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है और रेलवे कौन सा प्रकार लागू करके रखी है। और दोस्तों आपका जो RBN 71/2016 वाला है दोस्तों, ये जो CCA के लिए आया था, इसमें दोस्तों कौन सा आरक्षण दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल वर्सेस कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, कैट कोर्ट का आदेश पर असर क्या है, UR में जाएगा या नहीं जाएगा, सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत ही दोस्तों इतिहास से लेकर ये जान लो कि वर्तमान तक इसमें हम बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि डीओपीटी क्या होता है। डीओपीटी मतलब दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब कि दोस्तों ये हो गया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? ये दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका ऑफिस दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी भूमिका क्या होती है दोस्तों? इसका सबसे प्रमुख भूमिका यह है केंद्र सरकार की भर्ती एवं आरक्षण नीति का अंतिम निर्णायक है। मतलब कि दोस्तों जितने भी केंद्र सरकार की भर्तियां आती हैं, सारे भर्तियों का दोस्तों जो गाइडलाइंस होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कितना परसेंटेज कैसे देना है, वर्टिकल आरक्षण में सब कुछ काम कैसे करना है, दोस्तों यहीं से तय होता है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे भर्ती नीति में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। UPSC SSC जैसी संस्थाएं इसके निर्देशों का पालन करती है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का आरक्षण है, आप लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2 में यहाँ पर आरक्षण नियम SC ST OBC EWS और हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के आरक्षण के सभी नियम दोस्तों डीओपीटी ही तय करती है कि कैसे लागू करना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डीओपीटी है दोस्तों, इसके अलावा जो आपका रेलवे है उसका खुद का अपना RBE बोर्ड है। जैसे डीओपीटी बोर्ड होता है, अपना गाइडलाइंस जारी करता है सभी पूरे देश में सभी भर्तियां कैसे होगी। उसी तरह दोस्तों रेलवे का खुद का अपना RBE है, लेकिन दोस्तों फिर भी RBE जो है वो डीओपीटी के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़िएगा, रेलवे का आरक्षण RBE बोर्ड है, लेकिन आरक्षण व्याख्या के लिए डीओपीटी के OM का पालन अनिवार्य है। OM मतलब दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब कि ऑफिस का ज्ञापन। जो दोस्तों डीओपीटी है ना, वो हर साल सभी केंद्र में जितने भी वैकेंसियां निकलती हैं उनके ऑफिस में भेजती है कि भाई आपको कौन सा गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डीओपीटी के गाइडलाइंस में हर साल दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, क्योंकि दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है ना, उसके ऊपर बहुत सारे केस होती रहती है। तो उसमें डीओपीटी के अपने गाइडलाइंस में भी कोर्ट हाई कोर्ट जो बता देता है उसके हिसाब से बदलाव करती रहती है। तो उसके हिसाब से ये दोस्तों अपने आरक्षण को भी चेंजिंग करती रहती है। कुल मिला जुला कर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डीओपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीओपीटी वह मुख्यालय है जो यह तय करता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फार्मूला कैसे लागू होगा। रेलवे जब किसी भी नियम पर अटकती है तो तब वह डीओपीटी से ही गाइडेंस लेती है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर डीओपीटी क्या है? बाप है। रेलवे का भी एक प्रकार से बाप है। डीओपीटी बताता है, वो चीज़ें माननी पड़ती है। तो ये हो गया दोस्तों पूरा फाइनल डीओपीटी के बारे में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आरक्षण के प्रकार। जैसा कि दोस्तों नॉर्मली रूप से आप लोग जानते होंगे कि आरक्षण 2 प्रकार का होता है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल आरक्षण, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण। और वर्टिकल आरक्षण दोस्तों कब होता है? अगर इसमें ऐसा बंदा है जो वर्टिकल आरक्षण नहीं जान रहा है तो मैं उसे बता देना चाहता हूँ। वर्टिकल आरक्षण दोस्तों जब हम नॉर्मली फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कोई स्टेट की वैकेंसी हो गई, UP पुलिस हो गया, SSC क्या हो गया, नॉर्मली जब आपको कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा है, केवल आपके 27% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे कि SC को 15% का आरक्षण है वर्टिकल आरक्षण में, और ST को 7.5% का आरक्षण है, OBC को 27% का आरक्षण है, EWS को 10% का आरक्षण है, और UR को दोस्तों जितना टोटल सीटें बचती है वो दोस्तों अनरिजर्व होती है, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता, उसमें सब एलिजिबल होते हैं। ये हो गया आपका वर्टिकल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है? PWBD इन लोगों को मतलब कि स्पेशल आरक्षण होता है ये। और एक्स सर्विसमैन हो गए, जो CCA कैंडिडेट हो गए, जो हम लोग के लिए भी 20% का रिजर्वेशन है। तो ये हो गया दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण। और एक बात आप ये समझ लीजिएगा, जैसे कि अगर कहीं पे 100 वैकेंसी है तो आप अगर जैसे कि CCA कैंडिडेट के लिए 20% सीटें रिजर्व हो जाती हैं, तो 100 प्लस अगर आप 20% निकालेंगे तो 100 का 120 होता है, तो 100 प्लस 120 हो गया ना। तो आप लोग 120 मत समझिएगा, ये जो 20% हम निकाले हैं ये 100 के अंदर ही है। मेन मकसद ये है कि आप लोगों को बताने के लिए जो दोस्तों हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो होता है वर्टिकल के ऊपर नहीं बल्कि वर्टिकल के अंदर ही काम करता है। मतलब कि ये वाला जो आरक्षण है ना दोस्तों, इसमें ही काम करता है, ना कि दोस्तों कहीं पर बाहर काम करता है। बाकी दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है ये भी दो प्रकार का होता है, और रेलवे कौन सा हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया है उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम लोग को दोस्तों सीसीए का इतिहास जानना पड़ेगा कि हम लोग को आरक्षण कैसे दिया गया है, एक सर्विसमैन को कैसे आरक्षण दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी को कैसे आरक्षण दिया गया है। ये चीज़ें जब आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरिटी हो आ जाएगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं सीसीओ को अप्रेंटिस का आरक्षण कैसे दिया गया। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो देखा गया कि भारत में स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। भारत सरकार ने दोस्तों कमेटी बैठाई और देश आज़ाद होने के बाद कम से कम 12 साल बाद एक एक्ट लाया गया, अप्रेंटिस एक्ट सन 1961 में ये दोस्तों पारित हुआ। इसमें क्या हुआ, रेलवे और सरकारी उपक्रम अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देने लगे, अपने अपने विभागों में ट्रेनिंग देने लगे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 2014 में एक अहम संशोधन किया गया, धारा 22(1) में संशोधन किया गया और उसमें बताया गया सभी प्रतिष्ठानों में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, प्रतिष्ठानों को अपने प्रशिक्षण अप्रेंटिस को वरीयता देने की शक्ति मिल गई। मतलब कि दोस्तों धारा 22(1) में संशोधन करके यह बता दिया गया जहाँ पर भी लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, जिस स्टेब्लिशमेंट से लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर वो स्टेब्लिशमेंट चाहता है कि अपने भर्ती प्रक्रिया में कुछ उनको छूट दे तो दोस्तों उनको छूट मिल सकती है। तो यही चीज़ दोस्तों रेलवे फायदा उठाकर जैसे ही जीएम पावर बंद हुआ तो उसने कमेटी बैठाई। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 से 16 तक उसने कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर उसने सीसीए के लिए रूल रेगुलेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और दोस्तों फाइनली 21 जून 2016 में तय किया गया कि लेवल 1 की सीधी भर्तियों पे सीसीए कैंडिडेट को 20% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे दिया गया। तो दोस्तों हम लोग को हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैसे दिया गया है, 2014 में जो संशोधन किया गया था 22(1) की धारा में, उसी वजह से हम अप्रेंटिस छात्रों को 20% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिल पाया है। बाकी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी उन लोगों को दोस्तों केंद्र द्वारा मिला है, लेकिन हम लोग को जो दोस्तों 20% का रिजर्वेशन दिया गया है वो रेलवे द्वारा दिया गया है, जो कि 2014 में यदि संशोधन नहीं किया गया होता और अगर इन सभी प्रतिष्ठानों को जो अप्रेंटिस करा रही हैं उनको शक्तियाँ नहीं दी गई होती तो शायद सीसीए कैंडिडेट को भी 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों यही था सीसीए कैंडिडेट का सबसे बड़ा कारण कि उनको 20% रिजर्वेशन मिल गया। ये था दोस्तों सीसीए कैंडिडेट का इतिहास। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सीसीए कैंडिडेट का जो आरक्षण मिला है वो असंवैधानिक है, वो दोस्तों असंवैधानिक नहीं है दोस्तों, वो रूल के हिसाब से दोस्तों हम लोग को मिला है। ये चीज़ है कि रेलवे अगर जिस दिन मना करना चाहे कि आपका 20% रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं तो रेलवे खत्म भी कर सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो धारा 22 के तहत तो उसमें यह भी बताया गया है आप दे भी सकते हो आरक्षण, ना चाहे तो अगर आपका मन है नहीं है देने के लिए तो आप नहीं भी दे सकते हो। और लेकिन एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी का दोस्तों रेलवे हॉरिजॉन्टल आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों वो केंद्र का रूल है, वो रेलवे के हाथ में नहीं है। हम लोग अप्रेंटिस जो हैं वो रेलवे के हाथ में है। तो ये हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सीसीए कैंडिडेट का हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैसे मिला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी बात बताते हैं दोस्तों। जो आरबीई मतलब रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो 71/2016 में प्रमुख बातें सीसीए के लिए क्या कही गई थी यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों का 20% सीसीए उम्मीदवारों को प्राथमिकता से में सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार होगा, लिखित परीक्षा के बाद एक सामूहिक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ पर बताया गया था कि रेलवे में प्रतिष्ठान में ट्रेनिंग प्लस एनसीबीटी का एनएसी प्रमाण पत्र दोनों अनिवार्य होना चाहिए। और दोस्तों जो अन्य डिपार्टमेंट के यदि कोई स्टूडेंट देख रहा हो, यदि वो सोच रहा हो सेल वगैरह से अप्रेंटिस किया है तो यहाँ रेलवे में चल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अन्य डिपार्टमेंट के हैं या आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए। देखो रेलवे खुद बोल रही है आरबीएन नंबर 71/2016 में केवल रेलवे के प्रतिष्ठानों से ही ट्रेनिंग करनी चाहिए अप्रेंटिस, तभी आप लोगों को आरक्षण इसमें दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 60 फाल नियम में क्या बताया गया आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई, सीसीए की खाली सीटें समान उम्मीदवारों से भरी जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब दोस्तों इसमें यह बताया गया कि सीसीए कैंडिडेट का जैसे पीडब्ल्यूबीडी का सीट बच जाता है तो अगली वैकेंसी के लिए उनका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन सीसीए के केस में दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर सीसीए का सीट बचती है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाती है, वो ओपन कैटेगरी को दी जाती है। ऐसा एक्स सर्विसमैन में भी है, एक्स सर्विसमैन की अगर सीटें बच जाती हो तो वो ओपन कैटेगरी वालों को दे दी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इसमें यह बताया गया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, सीसीए के लिए एक भी सीट 20% से अधिक नहीं दी जा सकती है। जो आरबीएन नंबर 71/2016 है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि एक भी सीट दोस्तों 20% से ज़्यादा आप लोगों को नहीं दी जा सकती है, लेकिन दोस्तों दी गई हैं। मैं भी मानता हूं कि यूआर में लोग गए हैं, लेकिन आरबीएन नंबर 71/2016 यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसमें दोस्तों कहीं पर भी नहीं बताया गया। आप कहीं से कोर्ट में ले जाकर आप उसको वेरीफाई करा लेना, उसमें बताया ही नहीं गया है कि इसमें 20% से अधिक सीटें भरी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों अहम सुधार हुए हैं, बीच बीच में कोर्ट में केस गई है, सीसीए ज़्यादा मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा सीट ले सकते हैं, इसी वजह से ज़्यादा सीटें दोस्तों मिली हुई है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं चयनित शिष्यों के उनकी रिस्पेक्टिव कम्युनिटी जैसे कि SC ST OBC UR की सीटों में ही गिना जाएगा। मतलब कि टॉप टू बॉटम जैसे सेलेक्ट होते हैं उसके बाद क्या करता है कि उनके कम्युनिटी में ही शिफ्ट कर देता है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि जो 20% के अंदर कितना OBC आया, कितना SC आया, कितना ST आया, जितना आ गया सभी को उठा के वर्टिकल में दोस्तों डाल देता है। टॉप टू बॉटम में यही रूल था, ये बताया गया था आपका RBN नंबर 71 2016। दोस्तों ये जो PDF है आप लोग खुद निकाल कर इस पर रिसर्च कर लेना। बाकी जितना हो सका मुझसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण के प्रकार। सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही था कि आप लोग ये समझे हॉरिजॉन्टल आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण बस टॉप टू बॉटम ही होता है। नहीं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल आरक्षण दो प्रकार का होता है। पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ओवरऑल वाला सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर दोस्तों कंपार्टमेंटलाइज वाला तरीका। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो हम लोग का अभी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जा रहा है, पुराना तरीका RBN 71 2016 में यही वाला है, ओवरऑल वाला सिस्टम दिया गया है। कि मतलब इसमें यह बताया गया है टॉप टू बॉटम वाला सिस्टम जो होता है दोस्तों वो ओवरऑल वाला तरीका होता है। लेकिन कंपार्टमेंटलाइज वाला तरीका क्या हो दोस्तों, इसमें 20% अलग अलग कैटेगरियों में बांटने के लिए इसमें होता है। अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि जो कोर्ट है ना वो दोस्तों कोर्ट 2007 का दोस्तों पहले से ही कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाने के लिए बोल रही है। लेकिन रेलवे दोस्तों क्या करके रखी है हमें समझ में नहीं आ रहा है, ओवरऑल ही तरीका अपनाई है, जिसके वजह से बार बार केस हो रहा है। और दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे, फिर हाई कोर्ट में खुद रेलवे GM तक गए हैं, RRC के जो चेयरमैन होते हैं, RRB के चेयरमैन होते हैं दोस्तों, अभी हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में गए हैं, उसका भी केस नंबर क्या है सब कुछ अभी दिखाऊंगा। पहले आप ओवरऑल समझ लीजिए कंपार्टमेंटलाइज जो तरीका है हॉरिजॉन्टल आरक्षण का दो प्रकार का होता है, उसको आप समझ लीजिए क्या इसमें फायदा हो रहा है, क्या इसमें नुकसान हो रहा है, अभी आपको और आगे चीजें हम बताएंगे। तो आप अभी ये देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि कुल वैकेंसी का दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कुल वैकेंसी का 20% सीधा इसमें निकाला जाता है, और कंपार्टमेंटलाइज तरीका में हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग 20% फिक्स कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों आप क्या होता है कि टॉप में आओ और लेके जाओ, लेकिन इसमें दोस्तों आपके ही कैटेगरी में आपको टॉप में आना पड़ेगा, और इसमें UR में भी जाने का प्रावधान है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि UR में नहीं जाएगा, इसमें अपने ही कैटेगरी के UR में भी जा सकता है, प्लस ओपन कैटेगरी का जो UR होता है उसमें भी जा सकता है, और इसमें सिर्फ केवल दोस्तों ओपन कैटेगरी का जो UR होता है उसमें जा सकता है, इसमें ये नियम है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया गया है SC OBC UR का कोई अलग 20% का सीमा इसमें नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाया जाएगा इसमें दोस्तों हर एक कैटेगरी का UR का 20%, OBC का 20%, SC का 20%, सभी का दोस्तों 20% इसमें सीटें डिवाइड कर दी जाती हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि टॉप में जो भी आए किसी भी कैटेगरी का हो और 20% में इसमें शामिल होना चाहिए, उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होगा कि OBC CCA कैंडिडेट को केवल OBC के 20% सीटों में आना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो एक ही कॉलम मेरिट लिस्ट से सभी CCO को चुने जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में के CCO को अलग अलग लिस्ट में चुने जाते हैं। इसमें मतलब कि दोस्तों अपने कैटेगरी में अगर अपना OBC हो तो आपका अपने OBC कैटेगरी में आना पड़ेगा। यदि आपका ज़्यादा नंबर है तो आप UR का जो ओरिजेंटल का ही UR है उसमें भी जा सकते हो, प्लस ओपन का जो UR है उसमें भी जा सकते हो। इसमें क्या होता था नुकसान दोस्तों, ज़्यादा OBC CCA टॉप में आने के पर OBC का 70 से 80% सीटें CCA ले सकता था, जिससे नॉन CCO का नुकसान है। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हर वर्ग के नॉन CCO उम्मीदवार को उनकी 80% सीटें सुरक्षित रहती हैं। वर्टिकल आरक्षण का ढांचा इसमें सुरक्षित रहता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नया तरीका, ये कोर्ट का आदेश है, अभी कोर्ट का आदेश है दोस्तों, उसको उसमें यह बताया जा रहा है कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। ये तरीका दोस्तों बहुत पहले से ही बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान PCS का जो केस हुआ था उसमें दोस्तों 2007 में ही बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण कंपार्टमेंटलाइज होना चाहिए ताकि वर्टिकल का ढांचा सुरक्षित रहे। मतलब कि दोस्तों मिला जुलाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि दोस्तों आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। ओवरऑल तरीका अभी ये दोस्तों पुराना तरीका था, इसको आप बंद करिए। 2007 से ही दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान PCS का जो दोस्तों केस था उसमें बताया गया था कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। लेकिन रेलवे दोस्तों अभी तक हम लोग का ओवरऑल मतलब कि टॉप टू बॉटम वाला ही तरीका अपनाई है, जिसके वजह से दोस्तों ये रेलवे हारती हुई भी दिख रही है। जैसे कि जबलपुर कैट कोर्ट में अभी हारी हुई है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में दोस्तों गई है, और आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और इसको भी दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, ओवरऑल और कंपार्टमेंटलाइज पहली बार कहाँ पर मेंशन हुआ, तो ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से सारी बातें समझें और जानें। सन 1992 में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण कब और कैसे आया। सन 1992 में जब इंदिरा सवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, मतलब कि दोस्तों इंदिरा सवानी एक एडवोकेट थी हाई कोर्ट की, तो उन्होंने दोस्तों केस किया कब, जब 1992 में OBC आरक्षण लागू किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई
ये जो आपका आरक्षण 27% देने से सभी को आरक्षण नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा भी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं उनको आप 27% आरक्षण देकर यह नहीं कह सकते कि हमने सभी को आरक्षण सही तरीके से दे दिया है। तो ये सन 1992 में दोस्तों ये जब 27% आरक्षण ओबीसी कैंडिडेट को दिया जा रहा था, तो उनका मेन मकसद था कि मतलब जो 27% का आरक्षण है आप उसे हटाकर पारिवारिक स्थिति है इनकम की उसके हिसाब से रखा जाए आरक्षण। मतलब कि इंदिरा समानी का मेन मकसद था कि 27% आरक्षण हटाओ, कोई भी कैटेगरी जो एससी एसटी था, ओबीसी था, ईडब्ल्यूएस है, उन सभी का मतलब कि आरक्षण हटाओ, उनके इनकम के अनुसार आरक्षण दो, यह आरक्षण सही नहीं है। तो उनका मेन मकसद ये था। तो लेकिन दोस्तों उसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने देखा, उनकी बातों को समझा। उस समय ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण का स्टार्ट हुआ सन 1992 में। तो सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया था। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन और उसके बाद सीसीए कैंडिडेट और सारे डिपार्टमेंट में दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण का नियम चालू हुआ। वो भी ओवरऑल वाला तरीका था, जैसे कि हमारा पुराना अभी तरीका है, हम लोग अप्रेंटिस अभी भर्ती हो रहे थे, सबसे पहले वही तरीका आया था। तो मतलब 10% 4% सीटें फिक्स कर दो और उनके ही कैटेगरी में घुसा दो, बस ऐसे था। लेकिन दोस्तों बाद में इस पर केस होता गया, बहुत सारा केस। जैसे कि आप देख सकते हैं 1995 में पहली बार दोस्तों यहाँ पर मेंशन हुआ, पहली बार ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो अनिल कुमार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1995 में। यहाँ पर आप पढ़िएगा, पहली बार ओवरऑल और कंपार्टमेंटलाइज शब्द यूज हुआ। कोर्ट ने कहा कि कंपार्टमेंटलाइज बेहतर है क्योंकि इससे एससी एसटी ओबीसी का कोटा सुरक्षित रहता है। अब दोस्तों सोच लो ये रेलवे करनी क्या चाहती है। सन 1995 में ये बातें जिक्र हो गई थी, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। लेकिन 1995 से ही सोचो ये दोस्तों ये चीज़ें हो रही है, लेकिन रेलवे फिर भी टॉप टू बॉटम अपनाई थी। सोच लो कितना बड़ी दिक्कत थी। लेकिन रेलवे टॉप टू बॉटम अपनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि यूआर का कैंडिडेट अप्रेंटिस करती ही नहीं थी, या तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रेलवे में जो भी अप्लाई करता होगा उसमें यूआर का कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए रेलवे अपना दिमाग लगाकर वही पुराना तरीका टॉप टू बॉटम वाला अपना ली। लेकिन अभी तो सुधार कर देना चाहिए था, अभी तो समय बदल चुका है। और उसके बाद 2007 में भी देख लो कंफर्म किया गया। यहाँ पर आप पढ़िएगा, राजेश कुमार दरिया वर्सेस राजस्थान पीसीएस में कोई केस हुआ था, उसमें कोर्ट में क्या बताया गया कि कंपार्टमेंटलाइज को कंफर्म किया गया और आरपीएस की गलती पकड़ी गई और उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाकर ओबीसी कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाकर नुकसान पहुंचता है। और राजेश कुमार दरिया वर्सेज राजस्थान पीसीएस में पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया कंपार्टमेंटलाइज तरीका ही अपनाइए, ना कि आप ओवरऑल वाला तरीका अपनाइए जिससे कि वर्टिकल का ढांचा बिगड़ जाए और जो कि असंवैधानिक है। और यहाँ पे आप देखिए 2020 में सबसे लेटेस्ट वाला सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें भी तो कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाया गया था, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल का ही यूआर में जाने का सिस्टम था उसके बारे में मेंशन है। यदि आपको कंपार्टमेंटलाइज तरीका दोस्तों समझना है तो आप सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का एकदम समझ लीजिए, एकदम लेटेस्ट वाला दोस्तों है, समझ जाएंगे। तो अगर कंपार्टमेंटलाइज तरीका दोस्तों रेलवे अपनाती है तो यही सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी वाला कंपार्टमेंटलाइज वाला केस हुआ था, सेम इसी ये लेटेस्ट वाला तरीका ही अपनाएगी। क्योंकि दोस्तों डीओपीटी भी क्या करती है ना, ये गाइडलाइंस जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल 141 के बारे में दोस्तों। आर्टिकल नंबर 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का नियम सब पर बाध्य है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 141 सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला भारत के सभी विभागों, राज्यों, अदालतों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए अनिल कुमार गुप्ता 1995, राजेश कुमार दरिया 2007 और का नियम रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंक सब पर लागू होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय संविधान आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या कोई हाई कोर्ट का फैसला जो होता है वो दोस्तों सभी के लिए बाध्य होता है, वो रूल बन जाता है सभी विभागों के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों ये रूल बन गया है और इसी रूल के हिसाब से दोस्तों कैट कोर्ट ने उस दिन फैसला 2019 वाली वैकेंसी पर बताया कि आपने गलत तरीके से सीसीए कैंडिडेट को भर्ती कर लिया है, उसे रिवाइज करके आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। और इसी के खिलाफ रेलवे गई है अभी कोर्ट में, उसका भी विवरण आप लोगों को दिखाते हैं। तो उड़ीसा भी सर्कुलर दोस्तों जारी किया है 2021 में। उड़ीसा गवर्नमेंट की अपने स्टेट में अब से 2021 का ये भी एक लेटेस्ट वाला था, हमने पूछा कि लेटेस्ट वाला कौन है, तो लेटेस्ट वाला भी डाल दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर, इतना बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, चयन प्रक्रिया में उड़ीसा में अब भी कंपार्टमेंटलाइज तरीके से होने लगा। अब दोनों आरक्षण को अन्य अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर कहीं कहाँ पर क्या क्या चीज़ मेंशन हो सकता है, जैसे ओवरऑल को किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग जान कर चलिए, और कंपार्टमेंटलाइज जो तरीका है उसको किस किस नाम से जाना जाता है उसको भी आप जान लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल को
ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, और कंपार्टमेंटलाइज को देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ये भी चीज़ आप लोग जानते रहिए। नॉन कंपार्टमेंटलाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल को कहते हैं, और उसके बाद कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसको कंपार्टमेंटलाइज तरीका को ही कहते हैं। यहाँ पे आप ये भी पढ़ लीजिए, ये सारे दोस्तों जो चीज़ हैं ये पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको कहीं पर भी मेंशन हुई मिल सकती हैं। ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चीज़ को इसलिए डाल दिया है कि यदि कहीं पर आपको ऐसा शब्द मिलता है ताकि आप लोग समझ जाएं कि हाँ कौन सा यहाँ पर आरक्षण काम कर रहा है। कई सारा नोटिफिकेशन होता है, उसमें अलग अलग तरीके से कंपार्टमेंटलाइज और हॉरिजॉन्टल आरक्षण ओवरऑल आरक्षण को दिखाया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे डाली है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, कहीं पर भी आप अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में डीओपीटी किसका साथ दे रही है, ये चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ओवरऑल वाला की साथ दे रही है कि कंपार्टमेंटलाइज तरीका का साथ दे रही है। तो डीओपीटी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, क्या डीओपीटी ने ओवरऑल हटा दिया है? तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़िए, डीओपीटी ने ओवरऑल का पूरी तरह से हटाया नहीं है। दोस्तों डीओपीटी जो है दोस्तों ओवरऑल को पूरी तरह से हटाया नहीं है, लेकिन कंपार्टमेंटलाइज को ही प्रमोट और अनिवार्य किया है। दोनों अभी भी नोटिफिकेशन में उल्लेखित हैं, परंतु ओवरऑल को ही हतोत्साहित कर दिया, मतलब उसका दोस्तों प्रमोशन बंद कर दिया है। ज़्यादा करके डीओपीटी प्रमोट कर रही है कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाएं, ताकि जो वर्टिकल का स्ट्रक्चर है, संवैधानिक स्ट्रक्चर है, वो टूटे ना, उनका 27% आरक्षण सही से मिले। दोस्तों क्यों प्रमोट हो रहा है आपका ये जो कंपार्टमेंटलाइज तरीका है, क्यों प्रमोट हो रहा है और क्यों हतोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसको प्रमोट किया जा रहा है और क्यों इसका दोस्तों हतोत्साहित मतलब इसको क्यों डिक्रीज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कंपार्टमेंटलाइज तरीका हर कैटेगरी का अलग 20% दोस्तों फिक्स कर दिया जाता है, और इसमें बताया गया है ओवरऑल पोल मेथड होता है, इसकी वजह से इसको दोस्तों प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। और कंपार्टमेंटलाइज तरीका क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसमें इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है, इसमें इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन सिद्धांत फॉलो किया जाता है, इसी वजह से दोस्तों इसको प्रमोशन किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, सिंगल मेरिट से ही सभी चीज़ों को चुन लिया जाता है, जिसकी वजह से ओबीसी ज़्यादा आ जाता है, और वो क्या करता है वर्टिकल के स्ट्रक्चर को खराब करता है, इसी वजह से इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। वर्टिकल के आरक्षण के ढांचों का ये रक्षा रखता है, लेकिन दोस्तों एक ही कैटेगरी की सीटें दूसरे कोटे से भर जाती हैं, इसी वजह से इसका दोस्तों डिक्रीज किया जा रहा है। राजेश कुमार दरिया 2007 फैसला का पालन दोस्तों इसमें हो रहा है, और इसमें विज्ञापन में 20% लिखकर छोड़ दिया जाता है, और अलग अलग 20% दोस्तों इसमें नहीं दिखाया जाता है। और इसमें दोस्तों एसएससी यूपीएससी बैंकिंग में पूर्ण रूप से कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपना लिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कैटेगरी वार ब्रेकडाउन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका दोस्तों प्रमोशन कम कर दिया गया है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों कोर्ट का पूरा सख्त आदेश है कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। और 2019 का जहां तक मुझे वैकेंसी लग रही है कि अभी आप लोगों को दिखाऊंगा उसका हाल क्या होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ पढ़िएगा जो आपका डीओपीटी कहती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी एडजस्टेड विथ द रिस्पेक्टिव वर्टिकल कैटेगरी। यही कंपार्टमेंटलाइज का मूल आधार है, मतलब कि अब इसमें यह साफ साफ बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनकी जो मूल कैटेगरियाँ हैं उसी कैटेगरी के अंतर्गत जितना 20% रिजर्वेशन के अंतर्गत आएगा उसके अंदर ही एडजस्ट करो। यही दोस्तों डीओपीटी का मेन गाइडलाइंस है, और इसी चीज़ को दोस्तों डीओपीटी प्रमोट कर रही है अब। लेकिन दोस्तों रेलवे वही पुराना लेकर बैठी है, जिसकी वजह से हम लोग अभी परेशान हो जा रहे हैं और अभी परेशान होंगे। यदि दोस्तों ये रूल लागू रहा, कोर्ट ने आदेश दिया है, यदि ये अपने RBN 71/2016 वाले रूल में बदलाव नहीं किया तो फिर हम लोग को भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि आपकी जॉब लग जाती है ना, फिर भी दोस्तों आप लोग खुशी मत होइएगा, क्योंकि ये रूल दोस्तों 100% मुझे लगता है कि ये बदल कर ही रहेगा। कंपार्टमेंटलाइज तरीका आएगा ही आएगा भविष्य में। और आप देख लीजिए अभी भी ओवरऑल कहाँ पर लागू है, मैंने दोस्तों ये भी रिसर्च किया, आप देख सकते हैं ओवरऑल कहाँ पर लागू है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी। दोस्तों एसएससी जो है वो कंपार्टमेंटलाइज तरीका पे आ गई है, यूपीएससी भी दोस्तों कंपार्टमेंटलाइज तरीका पे आ गई है, लेकिन रेलवे दोस्तों देख रहे हो वही पुराना रूल कर ओवरऑल वाला रूल लेकर चल रही है। बैंकिंग भी दोस्तों कंपार्टमेंटलाइज तरीका पे आ गई है। कुछ राज्य जैसे यूपी एमपी में दोस्तों कहीं कहीं पर दोस्तों ओवरऑल वाला तरीका अभी भी अपनाया जा रहा है। संविदा कर्मी की कोई भर्ती आती है उसमें भी ओवरऑल वाला तरीका अपनाया जा रहा है। जहां पर कुल वैकेंसियों का 5 से 10 पद दोस्तों आ रहा है, वहां पर दोस्तों ये ओवरऑल तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों 20% निकालने पर या 5% 4% निकालने पर वहां पे वैकेंसी 0 आ जा रही है, उसके लिए दोस्तों एक आपका जो है ओवरऑल बना था, लेकिन दोस्तों उसको ओवरऑल के तरीके से कर दी 2016 में ही। जब इतना सारा केस था, सब डिपार्टमेंट जब कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपना ली है, तो रेलवे क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे हमें लगता है कि सीसीए कैंडिडेट को दोस्तों आरक्षण ही नहीं देना चाहती है। जब 2007 से
लेकर 1995-96 से ही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीके अपनाइए, तो ये क्यों नहीं अपना रही थी। अभी दोस्तों हमें कुछ डाउट है रेलवे के ऊपर, ये चाहती है कि इनका कोर्ट में जाए, फंसे और ये सब हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी इनका खत्म हो जाए। मुझे जहाँ तक ऐसा भी लगता है कभी कभी रेलवे सीसीए कैंडिडेट को भर्ती ही नहीं करना चाहती है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो कंडीशन है, मैं सारा चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आरबीएन 71/2016 में कौन सा आरक्षण है दोस्तों, वही अभी मैंने कई बार आपको बता दिया है कि हमारे वाले में ओवरऑल वाला तरीका है जिसमें सीटें फिक्स हो जाती हैं और टॉप में आने पर आपका सीटें मिलती हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अभी दोस्तों कैट कोर्ट का दोस्तों मेन आदेश यही है कि भाई इसमें स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कैट कोर्ट ने आदेश दिया है बिलासपुर का, तो उसके खिलाफ अभी रेलवे कहाँ पर गई है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी उसका आदेश क्या था यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और बोलते बोलते मेरा गला भी दोस्तों ख़राब हो जा रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा और आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। दोस्तों मेन चीज़ ये भी है, आप देख सकते हैं जो मैं अभी बता रहा था रेलवे का अभी फटी पड़ी है रेलवे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे का जवाब हाई कोर्ट में अपील। दोस्तों जो कैट कोर्ट का जो दोस्तों रिप्लाई आया कि भाई आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए, 2019 वाले में जो लोग 62 लोग केस किए थे जब जीत गए, अभी दोस्तों इसी मई महीने में दोस्तों 120 दिन का वो अल्टीमेटम दिया था कि आप 120 दिन के अंदर इस पर एक्शन लीजिए और आपका जो नोटिफिकेशन था उसे रिवाइज करके उसमें आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए और सभी को भर्ती करिए। लेकिन दोस्तों रेलवे नहीं मानी और रेलवे कहाँ पर गई है, हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है। ये दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रेलवे की जो यूनियन ऑफ इंडिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आप पढ़िए। रेलवे यूनियन ऑफ इंडिया ने कैट कोर्ट के आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रीट पटिशन दायर किया है। रीट पटिशन करके ये लोग गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घटना चक्र देखिए, ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2026 को CAT मतलब कैट बिलासपुर का आदेश रेलवे को 120 दिन के अंदर सीटेट कंपार्टमेंटलाइज तरीके से रिकैलकुलेट करने का आदेश था। लेकिन दोस्तों 7 मई 2026 को रेलवे ने क्या किया, हाई कोर्ट में दाखिल केस कर दिया है अपना, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में। और केस नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केस नंबर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। यही केस नंबर है, छत्तीसगढ़ में आप सर्च करेंगे, अभी कोई डेट वगैरह नहीं मिली है, हमने कल देखा था। और 120 दिन के अंदर कहा था दोस्तों। ये देख लो दोस्तों इनका क्या है, रेलवे आखिर क्यों कर रही है इतना लेट। रेलवे को जब 120 दिन का अल्टीमेटम दिया था तो जिस दिन 9 जनवरी को इसका कैट ने फैसला सुनाया था, 9 या 10 जनवरी को ही इनको हाई कोर्ट में अपील कर देना चाहिए था। इसका मतलब रेलवे दोस्तों डर रही है, वो उसको भी लग रहा है कि अब कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपना लिया जाएगा। तो अभी देख सकते हैं आप, रेलवे अपना पूरा यूनियन ऑफ इंडिया करके उनका टीम है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया करके दोस्तों जहाँ कहीं पर भी यदि यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है तो मान लो कि वो सब सरकारी वकील लोग हैं, पूरे भारत का वकील उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ होता है यूनियन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है। यहाँ पे हमने आपको केस भी दिखा दिया है क्या है। और 14 मई 2024 को दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है इनका केस। छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया है और CNR नंबर जारी किया है। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है। अब देखो क्या होता है। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, हाई कोर्ट जो छत्तीसगढ़ है वो भी कहेगा कि आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाइए। 2-4 केस का जब हेयरिंग हो जाएगा, 4-5 केस का तो हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डी का ये रिजल्ट भी आ जाएगा तो फिर आप लोग आगे भी चलकर फंसेंगे, हम लोग भी फंसेंगे, जितने CCA कैंडिडेट हैं सब लोग फंसेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने केस की पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या मैं ये चीज़ अपने ग्रुप में सब जगह शेयर करूंगा, आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं। केस नंबर क्या है, CR नंबर क्या है, फाइल्ड डेट देख सकते हैं दोस्तों 7 मई 2026 है। उसके बाद रजिस्टर्ड डेट 14 मई 2026 है दोस्तों। कोर्ट केस ने 14 मई को ही अपना जो है रजिस्टर कर लिया अपने केस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन दोस्तों याचिका करता है रेलवे विभाग से, यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है यूनियन ऑफ इंडिया, GM और SSC रेलवे बिलासपुर के लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद डिवाइस मतलब डायरेक्टर कोई करके होता है रेलवे का दोस्तों, वो भी यहाँ पर रेलवे बोर्ड से यहाँ पर इसमें याचिका में रेलवे के पक्ष से है। उसके बाद चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी दोस्तों इसमें शामिल है। चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भी दोस्तों यहाँ पर पास शामिल है। सोच लो दोस्तों, GM बड़ी बड़ी पोस्टें जो होती है बिलासपुर के बोर्ड में, वो सब के सब दोस्तों यहाँ पर पार्टिशनर के रूप में आए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 15-20 वकील लेकर भी रेलवे गई है। अब दोस्तों सोच लो कितनी भारी समस्या हो सकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं याचिकाकर्ता में उन लोग 62 से हैं, बाकी एक सबसे प्रमुख है सुरेश कुमार, वो है दोस्तों। और उनका यहाँ पे देख सकते हैं, वो सभी का वहाँ पे आप जाएंगे साइट पे तो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेक्स्ट डेट खाली है, अभी सुनवाई की तारीख आने वाली है।
मतलब कि हम जब वेबसाइट पे गए तो दोस्तों ये ताज़ा केस हुआ है। और सोच लो दोस्तों, ये 120 दिन, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि 120 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया गया था। ये केस क्यों लंबा खींचना चाहते हैं? तो कुछ ना कुछ दोस्तों इसका रीज़न है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप लोग अभी से समझ जाइए रेलवे केस को क्यों इतना दिन खींची। सोच लो कितना दिमाग लगाकर ये 7 मई को, मतलब कि जिस दिन पूरा होने वाला था, शायद 9 मई को पूरा होने वाला था 120 दिन, वो 7 तारीख को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में गए, उसके पहले नहीं गए थे। ताकि क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस को लंबा खींचना चाहती है रेलवे, खुद सोच रही है कि ये केस लंबा खींचे। तो दोस्तों ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि अब कंपार्टमेंटलाइज तरीका अपनाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जो इनका है पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, यही चीज़ मुझे दोस्तों पूरा लग रहा है। तो अभी आप इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखे होंगे। बाकी आप यहाँ पर ओवरऑल बनाम कंपार्टमेंटलाइज का तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारे पढ़ लीजिएगा। मैं इसे अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। अभी हमने बहुत सारा चीज़ें बता दिया है। यूआर में जाएगा या नहीं जाएगा, आप अगर चाहते हैं तो आप कंपार्टमेंटलाइज तरीका जो सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों है, यूट्यूब पर वीडियो है, आप चैट जीपीटी यूज करिएगा, जेमिनाई यूज करिएगा, ग्रोक यूज करिएगा, उस केस को समझ लीजिएगा। तो उसमें बताया है यूआर में, जो उसमें बताया है जाने के तरीका, वो भी आप समझ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी मैं इसमें अभी अब बंद कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।